बजट ब्रह्मास्त्र, लगातार चर्चा तो इसी पर ही जारी है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूनम शर्मा सोलंकी। मेरी तरह आप सबको यानी कि पूरे देशवासियों को उम्मीदें बहुत ज्यादा है, उत्साह भी है, क्योंकि एक बार फिर से मोदी सरकार का यानी 3.0 का तीसरा पूर्ण बजट पेश करने जा रही है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। अब महिला है वित्त मंत्री, और एक महिला होने के नाते हमारी उम्मीदें भी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि 4 जातियां अगर वो ज्यादा विकास करेंगी तो फिर वो राज्य और उन्हीं के साथ देश भी आगे विकसित राह की तरफ आगे बढ़ता जाएगा, यानी कि अग्रसर हो जाएगा और 2047 जो विकसित भारत की कामना की जा रही है वो पूर्ण होगी। तो क्या 2047 जो उम्मीद यहां पर केंद्र सरकार कर रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो जिक्र करते हैं, क्या उसके मद्देनजर ये बजट होगा, या फिर देश की भावना को आज के तौर पर देखते हुए कि आज की जनता क्या चाहती है, 2026 में जनता क्या चाहती है? इसी पर ही हम लगातार चर्चा करेंगे, क्योंकि 11 बजे बजट पेश करेंगे। सुबह 11 बजे संसद में वित्त मंत्री एक बार फिर से यानी कि पूर्ण बजट, सरकार के 2 साल हो गए 3.0 के, तो पूर्ण बजट पेश किया जाएगा। हमारे साथ चर्चा करने के लिए वरिष्ठ सहयोगी भी मौजूद है। हमारे साथ विमल कोठारी जी हैं, एसोसिएट एडिटर। हमारे साथ निर्मल तिवारी जी हैं, वरिष्ठ सहयोगी एसोसिएट एडिटर। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ सीनियर स्पेशल रिपोर्टर दिनेश डांगी जी हैं। सर, आपका बहुत स्वागत है। आप सबसे सर मैं चर्चा करूंगी, लेकिन फील्ड में भी हमारे सहयोगी लगातार बने हुए हैं, उनसे भी चर्चा कर लेते हैं। रेजिडेंट एडिटर जोधपुर से राजीव गौड़ हमारे साथ लगातार सुबह से बने हुए हैं। चर्चा सर हम आपसे कर रहे थे, और शिवांगी भी राजधानी जयपुर से हमारे साथ जुड़ चुकी है। सबसे पहले शिवांगी का रुख करते हैं, क्योंकि राजस्थान की राजधानी जयपुर और शिवांगी जयपुर में अभी मौजूद है। तो शिवांगी, अभी आप कहां पर हैं? अगर आपके आसपास युवा या कोई लोग मौजूद है तो सबसे पहले उनसे ही जानने की कोशिश कीजिए कि उनका रिएक्शन क्या है, आम बजट को लेकर वो क्या सोचते हैं। बिल्कुल पूनम, इस समय मैं सेंट्रल पार्क में मौजूद हूँ, क्योंकि आज का दिन बेहद खास है, क्योंकि आज आम बजट संसद में पेश होने जा रहा है। ऐसे में आम जनता के बीच हम यहाँ पे धरातल पर उतरे हैं, और ऐसा कि हम उनके कमेंट्स भी जानेंगे, उनके रिएक्शन भी जानेंगे, और उनकी आशाएं बजट से क्या है वो भी जानेंगे। क्योंकि बजट देखिए, एक देश की आर्थिक दिशा का रोड मैप जिसको हम बजट कहते हैं, वो डिसाइड करेगा कि ये साल इंडिया के लिए आर्थिक स्थिति के लिए कैसा होने जा रहा है। इस बार और खास, क्योंकि जो आम जनता है उनके एक्सपेक्टेशंस तो है ही अपनी अपनी फील्ड से, लेकिन जो इस बार यूएसए ने टैरिफ बढ़ाया है उसको कैसे फेस करने वाला है इंडिया, उसके ऊपर भी बजट डिसाइड करेगा कि कैसी आर्थिक स्थिति और आर्थिक दिशा होने वाली है। ऐसे में यहाँ पे आम जनता मौजूद है, उनसे पूछेंगे। सर, सबसे पहला सवाल मैं आपसे करना चाहूंगी, आप क्या करते हैं? क्योंकि मेरा अगला सवाल उसी से जुड़ा हुआ। मैडम, मैं टैक्स एडवोकेट हूँ, मैं खुद टैक्स कंसल्टेंट भी हूँ। बहुत ही अमेजिंग है फिर तो ये सर, क्योंकि आज बजट पेश होने जा रहा है और निर्मला सीतारमण जी हमारे लिए बहुत सारी जो बजट में इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो बताने वाली हैं। ऐसे में आपसे टैक्स का ही सवाल कर लेते हैं, क्या लगता है इस बार टैक्स के लिए क्या होने जा रहा है बजट में? नहीं, हमें तो उम्मीद इतनी सी है कि मैडम 12 लाख रुपए जो उन्होंने सैलरी एग्जाम में कर रखा है उसकी इनकम थोड़ी सी और बढ़ा दी जाए, या फैमिली वाला भी जो इसमें आ रहा है कि एक फैमिली का ग्रुप इनकम देखेंगे वो, तो हो सके उसमें भी कुछ फायदा आ जाए। इसके अलावा सोने और चांदी में जो आज इतना भयंकर उछाल हो चुका है, उसमें इम्पोर्ट ड्यूटी वगैरह ये सब कम हो जाए, जिससे क्या लेडीज आम नारी वो अपना गोल्ड ले सके वो अपना, ये हमें उम्मीद है। बाकी महंगाई जो इतनी बढ़ रही है उसमें भी कुछ हमें मिल सके, ऐसा काम हो जाए बस। देखिए, इस बार आशंका है कि टैक्स में गिरावट होगी। सर, आपसे पूछना चाहूंगी, समझाने की कोशिश की और टैक्स एडवोकेट हैं तो वो बेहतर तरीके से बता सकते हैं कि स्लैब में कहां बदलाव करके फायदा जनता को पहुंचाया जा सकता है। आप बने रहिएगा। जोधपुर का रुख कर लेते हैं, और रेजिडेंट एडिटर राजीव गौड़ भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। राजीव जी, आपके साथ भी जोधपुर वासी नजर आ रहे हैं, उम्मीदें उनकी ज्यादा होंगी, क्योंकि जहां डबल इंजन की सरकार है और साथ में केंद्रीय मंत्री भी है, तो उम्मीदें बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो जोधपुर वासी क्या सोचते हैं आज आम बजट को लेकर? नमस्कार। देखिए, अकेले जोधपुर संभाग की बात करें तो यहाँ से 5 सांसद आते हैं, 4 तो जो लोकसभा के हैं और 5 2 राज्यसभा, माफ कीजिए 6 सांसद आते हैं, तो उम्मीदें ज्यादा बढ़ जाती है। चाहे मदन राठौड़ की बात करें जोधपुर संभाग से है, राजेंद्र गहलोत की बात करें जोधपुर से है, और केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत से लेकर के जो दूसरे 3 और सांसद है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इस बजट से इसलिए भी ज्यादा उम्मीदें हैं क्योंकि अमेरिका की टैरिफ को जवाब देना हो, देश को आर्थिक रूप से समृद्ध बनाना हो, या किसानों का, महिलाओं का, गरीबों का, विद्यार्थियों का, शिक्षकों का, रोजगार जो बेकार है उनका ध्यान रखना। लोगों से बात करते हैं, क्या किस तरह के बजट की उम्मीद आप करते हैं आज?
जनता के प्रति संभावना ज़्यादा है और जो उतार चढ़ाव देखा गया मार्केट में वो उसके पे ज़्यादा उम्मीद कर रहे हैं कि इस बार बजट जो है बहुत अच्छा होगा। किस तरह की बजट की उम्मीद आपको है? बजट तो अभी देखो साहब, ये फैक्ट्रियों का है ना, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए ताकि हमारे यहाँ रोज़गार हो, गरीबों को सारा मिले। और ये जो उछाल आ रहा है सोना चांदी में, इस पे थोड़ा कंट्रोल होना चाहिए, ये थोड़ा ध्यान में रख के काम किया जाए। सोना चांदी, आपका क्या कहना है? मैं एक बिजनेसमैन हूँ। मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के ऊपर काफ़ी टैक्सेशन का भार है, उसको थोड़ा कम किया जाएगा तो निश्चित ही मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ के अंदर उम्मीद ये मिलेगी बिल्कुल और इनकी मांग जायज भी रोजगार है, भी क्योंकि इस ज़्यादा पर केंद्र सरकार विचार विमर्श लगातार कर रही है। चाहे मैन्युफैक्चरिंग की बात करें, घरेलू उत्पाद मांग की बात करें, तो वो सेक्टर मजबूत हो सकता है और ये कोशिश भी लगातार जारी है। आपसे भी लगातार हम चर्चा करते रहेंगे। राजीव जी, आप बने रहिएगा। कोटा का रुख कर लेते हैं। रेजिडेंट एडिटर भंवर एस चारण भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। भंवर जी, सबसे पहले आप भी बताइए किस तरीके के रिएक्शन कोटा वासियों के यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं आज आम बजट को लेकर, जो कि 11 बजे पेश किया जाएगा। बिल्कुल, देखिए इस पूरे बजट को लोकसभा में पेश करने को जो कोऑर्डिनेट कर रहे हैं लोकसभा अध्यक्ष, वो कोटा बूंदी के सांसद है, इसलिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि लोकसभा स्पीकर का जो लोकसभा क्षेत्र है वहाँ के लोग इस बजट से किस तरह की उम्मीदें कर रहे हैं। मेरे साथ महिलाएं भी हैं, कुछ फाइनेंस के जानकार भी हैं, लेकिन शुरुआत करूँगा मैं सीनियर सिटीजन से। एक छोटा सा कमेंट, इस बजट में सीनियर सिटीजन क्या कुछ तलाश कर रहा है? केंद्र सरकार को सबसे पहले इस बजट में आम जनता के लिए रोटी, कपड़ा और मकान ये सुलभ होना चाहिए, क्योंकि आज व्यक्ति की आवश्यकता अपने जीवन को सुचारू रूप से चलाने के लिए, सुरक्षित रूप से चलाने के लिए ये आवश्यक है कि उसको अपना आजीविका का साधन मिले। और इस बजट में अगर सरकार ये चाहे कि आय को बढ़ाया जाए तो उसके लिए विलासिता की चीज़ें उन पर आप कर बढ़ाइए। विलासिता पे कर बढ़ाइए, लेकिन आम जरूरतों की चीज़ों को महंगा कीजिए। कोटा क्या कुछ तलाश कर रहा है बजट में? देखिए, हर बजट से आम आदमी को और सभी को विशेष उम्मीद होती है। खास करके जो सरकार के सेवानिवृत्त कर्मी हैं वो भी एक उम्मीद रख के चलते हैं कि बजट में जो डायरेक्ट टैक्सेशन है उसकी रेंज बढ़ाई जानी चाहिए और उससे जो सेवानिवृत्त कर्मी हैं, जो लोग हैं जिन्होंने काफ़ी साल तक देश की सेवा की है, उन्हें रिलीफ मिलनी चाहिए। सेवानिवृत्त कार्मिक भी बजट से बहुत कुछ तलाश कर रहे हैं। डॉक्टर मेरे साथ, उनसे मैं बात करने की कोशिश करूंगा। मेडिकल जगत क्या कुछ देख रहा है इस बजट से? मैं यही चाहूँगा कि आयुष मंत्रालय बहुत अच्छा बनाया हमारे सरकार ने, लेकिन आयुष मंत्रालय में जो हमारी होम्योपैथी चिकित्सा है, आयुर्वेदिक चिकित्सा है, प्राकृतिक चिकित्सा है, इन चिकित्साओं के लिए अगर अलग से बजट हटके हो तो ये चिकित्सा बहुत आगे बढ़ सकती है। इस पर भी कुछ खास हो सकता है, ये हम उम्मीद करते हैं। आप लगातार बने रहिएगा भंवर, क्योंकि जो खास लोग आपके साथ हैं वो अलग अलग सेक्टर से भी हैं, जैसे कि आपने बताया अभी, और सीनियर सिटीजन भी हैं, तो वो बेहतर तरीके से बता सकते हैं कि इतने सालों में उन्होंने बजट के दौरान कितने बदलाव देखे हैं, वो योजनाएं कितनी धरातल पर आई हैं। चलिए, आपसे हम लगातार चर्चा करते रहेंगे। स्टूडियो में भी वरिष्ठ सहयोगी मौजूद है, उनसे भी हम जानकारी ले लेते हैं। विमल जी, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूंगी, क्योंकि जहां एक तरफ दुनिया में टैक्स वॉर और बहुत सारी ऐसे आर्थिक परिस्थितियों से भी दूसरे देश जूझ रहे हैं, लेकिन वहां पर भारत के अगर इकोनॉमिक सर्वे की बात करें तो वो तो जीडीपी 7% ग्रोथ की बात करता है। उन सब के मद्देनजर देखा जाए तो क्या निवेशक को टेंशन होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? जो निर्यात करता है उनको टेंशन होनी चाहिए? ये ओवरऑल टैक्स के संदर्भ में बताइएगा। बहुत सारे सवाल कर दिए, टैक्सेशन की बात कर ली, एक्सपोर्ट की बात कर ली, इन्वेस्टमेंट की बात कर ली और भारत की आर्थिक अर्थव्यवस्था की बात कर ली। इन सबका समग्र ही बजट है। बजट एक आंकड़ों का खेल नहीं है, बजट एक रोड मैप है आने वाले समय में देश की प्रगति का। जैसा कि हम पिछले 2-3 दिन से बजट को लेकर के पूरी तरह से फोकस कर रहे हैं। 2047 का जो केंद्र सरकार का विजन है, भारत को 2047 में तीसरी अर्थव्यवस्था तक पहुंचाने का एक लक्ष्य है और उस लक्ष्य की ओर हम आगे भी बढ़ रहे हैं। अभी हम चौथी अर्थव्यवस्था के पायदान पे हैं, लेकिन चौथी और तीसरी के बीच में भले गैप 1 नंबर का हो, लेकिन उस 1 नंबर को हासिल करना भी एक बहुत बड़ी चुनौती होगा और जिसे प्राप्त करना एकदम से आसान नहीं कहा जा सकता। जहाँ तक बजट की बात करें, पिछले साल के जैसे बजट के आंकड़ों की चर्चा करें तो पिछले साल जो बजट का आकार था वो 50.65 लाख करोड़ रुपीस के आसपास था,
जो इससे पिछले साल के बजट की तुलना में अधिक था। उम्मीद ये की जा रही है कि अभी 11 बजे जब बजट भाषण शुरू होगा और केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट को लेकर के जो प्रस्ताव देश के सामने रखेगी, उसमें जो बजट का जो केंद्र सरकार का आकार है वो आकार निश्चित रूप से बढ़ेगा। बजट को 2-3 हिस्सों में स्पेशली अगर सर, क्या आकार अगर बढ़ता है आंकड़ों का जी, तो उसको हम समझें कि उससे जनता को भी लाभ होगा, जो योजनाएं धरातल पर उतरती है घोषणाओं के मद्देनजर उनके विकास का दायरा भी बढ़ेगा। बिल्कुल निश्चित रूप से पूनम जी, ये जो बजट पेश किया जा रहा है वो पेश ही जनता के लिए किया जा रहा है, तो इसका जो भी असर होगा वो जनता के ऊपर ही हो। अब मैं जो बात कर रहा था कि आकार के अलावा जो इसमें 2-3 स्पेशल चीजें हैं जिसके अंदर हम एक तो डिफेंस को लिया जा सकता है, रेलवे को लिया जा सकता है, ये दोनों ही महत्वपूर्ण है। एक एग्रीकल्चर को लिया जा सकता है, जैसे एग्रीकल्चर को लेके अलग से बजट की बात हुई थी, रेलवे को लेके पहले किसी जमाने में अलग बजट ही आता था, अब उसको मेन बजट में समाहित कर लिया गया। डिफेंस को लेकर के बहुत बड़ी बातें हैं, डिफेंस का जो आकार है उस आकार को बढ़ाने की भी चर्चा की जा रही है। इस बार जो डिफेंस का आकार है, पिछले साल 6.18 लाख करोड़ का डिफेंस बजट था, जिसको उम्मीद की जा रही है कि अभी जैसे ऑपरेशन सिंदूर हुआ था और इस तरह की जो टेंशन आसपास के देशों से है, उसको देखते हुए ये भी माना जा रहा है कि डिफेंस का बजट बढ़ाया जाएगा। निर्यात के जो डिफेंस उपकरणों के निर्यात की बात करें, उसमें भारत ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। उम्मीद ये भी की जा सकती है कि जो डिफेंस उपकरण है जिसमें निर्यात की संभावनाएं हैं, उसको दोहन करने के लिए भी सरकार हो सकता है कुछ सर फोकस करे। ये होना भी चाहिए। मैं आपसे विस्तार से समझूंगी क्योंकि बेहद महत्वपूर्ण सवाल आपने कहा कि एक साथ ही बहुत सारे मैंने कर लिए, तो डिटेल में मैं समझना चाहूंगी, लेकिन एक बार रिएक्शन मैं सबसे ले लेती हूँ। निर्मल जी, क्योंकि मैंने जब सवाल किया तो उसने बोला कि जनता के लिए ही है, लेकिन हमें अब जनता के तौर पर लगता है विमल जी कि अब फोकस बदल गया है केंद्र सरकार का। तो मेरा सवाल निर्मल जी आपसे यही है कि ये बजट जो है वो विकसित भारत 2047 के संदर्भ में ये वो वाला बजट आएगा, या फिर जनता के विश्वास का, विकास का, या फिर केंद्र सरकार के आने वाले चुनाव का, ये उसके संदर्भ में हो सकता है? सुप्रभात पूनम, देखिए जानना ये बहुत ज़्यादा जरूरी है कि दो बड़ा क्रूशल टाइम था, 2 बार की हम बात करते हैं। कोरोना के बाद जो 2022-23 का बजट पेश किया गया वो बहुत क्रूशल था, क्योंकि इकोनॉमी पूरी तरह हिल चुकी थी और जनता चाहती थी कि सरकार उनके कंधे पर हाथ रखे, उसको मजबूती प्रदान करे। और इस बार इसलिए महत्वपूर्ण है 2026-27 का बजट, क्योंकि जो ट्रंप टैरिफ का जो सीधा हमला हुआ उसके बाद हमको ये देखना है कि हम किसी महाशक्ति से आंख मिलाने की स्थिति में हैं तो हमारी जनता उसके लिए कितनी तैयार है। यानी जनता को एक बार फिर वही कोरोना काल वाली जैसी स्थिति है कि जनता को इस बात का विश्वास दिलाया जाए कि सरकार उनके साथ खड़ी है और सरकार उन्हीं के दम पर अगर किसी महाशक्ति से आंखों में आंख डालकर अगर देख रही है, यूरोपीय यूनियन के साथ जिस तरह की ट्रेड डील हुई, तो निश्चित तौर पर कह सकते हैं बड़ा क्रूशल दौर है। और ऐसे में बजट को लेकर जो एक्सपेक्टेशंस हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। देखिए, इस वित्त वर्ष की बात करें, क्योंकि 10 महीने इस वित्त वर्ष से गुजर गए, आज 2 महीने बचे हैं, फरवरी और मार्च, अगर हम 25-26 की बात करते हैं, 10 महीने की जो आर्थिक स्थिति रही है देश की ट्रंप टैरिफ के बाद, क्योंकि एक बार पूरा ट्रेड हिल गया था, लेकिन जिस तरह से हमने पहले से उसकी तैयारी की थी, तैयारी इस मायने में कि जब हम कहते हैं कि 1 नेशन 1 प्रोडक्ट की बात करते हैं, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट को, उसी की तर्ज पर हमने राजस्थान में भी हमने शुरू किया। हमने उसके अलावा स्टार्टअप्स शुरू किए, हमने हमारे खुद के सेल्फ प्रोडक्ट्स यहाँ पर जिस तरह से सामने लेके आए, तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी इस बात की कि देश को इस बात की गारंटी दिलाई जाए कि ट्रंप टैरिफ के बाद देश की अर्थव्यवस्था किसी तरह से हिलेगी नहीं, सरकार उनके साथ, जनता के साथ खड़ी हुई है, किसी तरह की महंगाई का बोझ जनता के ऊपर नहीं पड़ेगा। निर्मल जी, इसलिए भी क्योंकि इस ट्रंप टैरिफ वॉर के बीच में और जिस तरीके से उसने न जाने कितने देशों को डरा भी रखा है, तो बाकी काफी देश जो हैं वो सुस्त चाल में अभी चल रहे हैं अर्थव्यवस्था के रूप में, लेकिन भारत अभी नजर नहीं आया। क्या इस बजट में भी कोई संदेश देने की कोशिश की जाएगी बिना कुछ ऐसा बोले? देखिए, पूरे दुनिया की अगर हम 25% अर्थव्यवस्था को साधने की बात करें तो यूरोपीय यूनियन के साथ जो डील हुई, ट्रेड डील, उससे हम साध चुके हैं उसको, और उसके भविष्य में बहुत सारे उसके इम्पैक्ट और इफेक्ट देखने को मिलेंगे। लेकिन मैं जो बात आपको कह रहा था कि इस वित्त वर्ष के 10 महीने निकल गए और इस वित्त वर्ष की जो सबसे बड़ी घटना थी वो पहली थी अरावली प्रकरण के अंदर सुप्रीम कोर्ट को खुद के आदेश पर रोक लगानी पड़ी। तो कहीं ना कहीं एनवायरनमेंट को लेकर के सरकार को इस बजट में उसका रिफ्लेक्शन देखने को मिल सकता है।
दूसरी जो सबसे बड़ी घटना हुई अभी फिलहाल यूजीसी की, जिस तरह से यूनिटी ग्रांट कमीशन का जो आया बिल और उसको आखिर सुप्रीम कोर्ट के उसके ऊपर रोक लगानी पड़ी, तो जनता में कहीं ना कहीं अस्थिरता की स्थिति है। लेकिन केंद्र सरकार के पास कोई ऐसी सियासी दबाव ऐसा नहीं अभी उसके ऊपर जान पड़ता है जिससे कि वो ऐसा कोई काम करे जिससे लगता है कि जनता को नाराज किया जाए। लेकिन ये दो बड़ी घटना हुई। उसके साथ साथ जिस तरह से मैं ट्रेड डील की बात कर रहा हूं, क्योंकि हम अरावली ए से शुरू हुए और हम फिर यूजीसी और यूरोपीय यूनियन के ऊपर आए, यानी कि हम अंत तक पहुंचे, तो निश्चित तौर पर देश को एक मजबूत राह दिखाने की जरूरत है और उसमें वो सारे रिफ्लेक्शंस देखने चाहिए। क्योंकि आपका प्लान क्या है, आपको जनता को समझाना होगा कि हम ईयू के साथ हमने ट्रेड डील करी, हम अमेरिका के साथ आंख मिलाने की स्थिति में हैं, हमारी अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं कितनी महफूज हैं, क्योंकि जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर हुआ और उसके बाद पाकिस्तान के साथ जिस तरह से युद्ध के एक बार पूरी तरह से हालात बन चुके थे, तो उन तमाम बातों को देखना होगा। लेकिन जनता को विश्वास में लेकर, जनता को विश्वास में कैसे लिया जा सकता है, यानी सड़क, पानी, बिजली, शिक्षा और स्वास्थ्य, ये 5 बेसिक नीड हैं जिस पंचतत्व की बात करते हैं। और मोदी तो कहते रहे खुद प्रधानमंत्री की विकसित भारत की जब परिकल्पना करते हैं हम 2047 की, तो उन्होंने कहा था कि गरीब, किसान, बेरोजगार और युवा, ये जो उन्होंने जातियां बताई थी, तो निश्चित तौर पर इस पर फोकस करने की जरूरत है। टैक्स पिछली बार काफी कुछ हो चुका था, क्योंकि 12 लाख तक टैक्स को छूट दी गई थी, तो ऐसा नहीं लगता कि उसमें कोई बहुत ज्यादा टैक्स वाला मुद्दा इतना बड़ा है ना कि इस पर अगर हम विस्तार से चर्चा करें, क्योंकि हर कोई चाहता है हाँ इसी पे निकल जाए, क्योंकि चाहे वो जॉइंट टैक्स पेयर वाली बात हो जाए, ग्रुप फैमिली की बात हो, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस है। दिनेश जी, मैं आपसे भी रिएक्शन लेना चाहूंगी, क्योंकि सबसे पहले तो आप प्रतिक्रिया दीजिएगा। पिछले बजट की भी अभी हम चर्चा कर रहे थे, लेकिन अब ये एक बार फिर से जब बजट पेश हो रहा है तो बहुत सारी उम्मीदें हैं, जैसे कि निर्मल जी कह रहे हैं कि जनता में कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, स्थिरता नहीं होनी चाहिए, वो एक फोकस लेके चले कि केंद्र सरकार हमारे लिए काम कर रही है। तो ऐसा संभव है, हम उम्मीद कर सकते हैं एक आम नागरिक के रूप में? क्या सर आप उम्मीद कर सकते हैं? जी देखिए, हर सरकार चाहती है कि जो हमारा देश है वो विकास की रफ्तार और पकड़े, तो उसके लिए चाहे लॉन्ग टर्म की स्कीम्स लाएं या ऐसे उपाय किए जाए। लेकिन आम जो लोग हैं, चाहे मिडिल क्लास है, सर्विस क्लास लोग हैं और टैक्स पेयर है, वो बजट से यही उम्मीद करता है कि बड़ी राहत उसे मिले, ये उसकी चाहत रहती है। मोटा मोटी आम आदमी का रोटी, कपड़ा और मकान जो मूलभूत ज़रूरत है, उसके लिए क्या हुआ। और जीएसटी आने के बाद जाहिर सी बात है, पहले एक बजट को लेकर एक जिज्ञासा होती थी कि सस्ता क्या होगा, महंगा क्या होगा, तो वो सिस्टम तो अब बंद हो चुका है। और टैक्स पेयर जाहिर सी बात है वो फिर चाहते हैं कि ये दिल मांगे मोर, और ये जो है उससे छूट को और बढ़ाया जाए। इसके अलावा अन्नदाताओं को भी बजट से काफ़ी उम्मीदें हैं, जैसे किसान सम्मान निधि है, क्या वो 6,000 रुपये से बढ़ाकर 9,000 रुपये सालाना यहाँ पर की जा सकती है। और जैसा कि बजट की 2 खास बात है, शायद हिंदुस्तान में पहली दफ़ा छुट्टी के दिन रविवार को ये बजट पेश होने जा रहा है। एक ये इस बार नई बात होगी, और एक 9वीं बार रिकॉर्ड तोड़ बतौर वित्त मंत्री के तौर पर निर्मला सीतारमण ये बजट पेश करेगी, और महिला वित्त मंत्री के तौर पर। महिला वित्त मंत्री, तो महिला जाहिर सी बात है, महिलाओं का भी बजट से काफी उम्मीदें रहती है, उन्हें शॉपिंग करनी होती है, तो क्या छूट मिलती है? सर, मैं आपको इसे काउंटर इसलिए करना चाहूंगी क्योंकि महिलाओं को ना सिर्फ शॉपिंग करनी होती है, बल्कि घर भी चलाना होता है, उनको अपना स्वास्थ्य भी ठीक रखना होता है, और खासकर उस जगह पर, उस काम करने वाली जगह पर जहां पर वो दिन रात मेहनत करती है, फिर घर जाके मेहनत करती है, जहां पर महंगाई का फिर सामना करना पड़ता है, फिर घर का बजट संभालना पड़ता है। तो महिलाओं को उम्मीदें, मुझे लगता है पर्सनली, बहुत ज्यादा है। क्या कुछ खास होगा, क्या उम्मीदें? जैसे कि आप सबने कहा कि दिल मांगे मोर, और ये उम्मीदें टूटनी नहीं चाहिए, इस बार हम ये उम्मीद करते हैं, लेकिन क्या वाकई में ऐसा होगा, ये देखने वाली बात होगी। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद श्वेता इस चर्चा को आगे बढ़ाएगी और ये जानने की हम कोशिश करेंगे, और भी सहयोगी हमारे साथ जुड़ेंगे, कि क्या वाकई में जो उत्साह आज देश के हर एक नागरिक पर है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नजर में जो 4 जातियां हैं, उनके चेहरे पर वो उत्साह है, क्या वो उत्साह इस बजट पेश करने के बाद भी वैसा ही बरकरार रहेगा? हम उम्मीद करते हैं ऐसा ही होगा। आज आएगा मोदी सरकार 3.0 का तीसरा पूर्ण बजट। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज बजट पेश करेंगे, और सुबह 11 बजे संसद में वित्त मंत्री बजट पेश करेंगे, और 9वीं बार है जब बजट पेश करेंगे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। बेहद खास इस बार का बजट इसलिए भी है कि आखिर बजट में क्या है। उम्मीदें हर बजट से आम जन को रहती है, लेकिन पहली बार है, जब कहते तो है कि संडे फन डे, लेकिन इस बार का संडे बजट डे है, और आज रविवार के दिन भी बजट पेश होगा। और बहुत उम्मीद पूरे देश की जनता को है, हर एक अलग अलग सेक्टर को उम्मीद है, और उम्मीद रखना लाजमी भी है, क्योंकि सरकार अगर कुछ दे सकती है पूरे साल के लिए तो वो ये बजट ही है। और ऐसे में उम्मीद किसकी पूरी होती है, किसे खाली हाथ रहना पड़ता है, क्योंकि विकास की रफ्तार भी देखनी है, आम जन का ख्याल भी रखना है, लेकिन साथ ही साथ इन सब के बीच में एक बैलेंस भी बनाकर रखना है।
और कोई मजबूरी भी सरकार की नहीं है। होता यही है कि जब नई नई सरकार बनती है तो पहले साल में लगता है कि बहुत कुछ दे दिया जाएगा, दूसरा तीसरा बजट रहता है कि लगता है कड़वी दवा मिल सकती है, और उसके बाद जब चौथा पांचवा बजट रहता है तो ऐसा लगता है कि खुलकर हाथ खोलकर सरकार सबकी उम्मीदों को पूरा करेगी, क्योंकि इसके बाद चुनावी मोड में जाना है। और इस लिहाज से ये तीसरा बजट है मोदी सरकार 3.0 का तीसरा पूर्ण बजट। तो ऐसे में दोनों तरह की चीजें सामने आ रही हैं कि क्या राहत दे सकती है सरकार बहुत ज्यादा आमजन को, या फिर कड़वे घूंट पीना पड़ सकता है आमजन को। और ये बजट इस लिहाज से भी बेहद खास है। हालांकि देखिए हमारे सहयोगी भी हमारे साथ जुड़ेंगे, रिएक्शंस भी जरूरी हो जाता है जब हम उम्मीदों पर बात करते हैं कि आखिर क्या क्या जरूरतें हैं जो इस बजट में पूरी होनी चाहिए। सरकार को ध्यान अपने कोष का भी रखना है, रेवेन्यू का भी रखना है, साथ ही जब हम बात करते हैं कि आखिर विकास के लिहाज से कहां पर इन्वेस्टमेंट ज्यादा हो सकता है वो भी ध्यान में रखना है। लेकिन आम जन को सिर्फ एक बात नजर आती है, देखिए कि रोज के कमाई का जरिया हमारा ठीक रहे, हमारी जेब को थोड़ी राहत मिल सके, महंगाई में थोड़ी सी कमी आ जाए और जो बेरोजगार है उनको रोजगार मिल सके। तो क्या इस दिशा में कोई बड़ा कदम सरकार उठा सकती है जिसको लेकर बजट पे घोषणा हो सकती है, ये भी उम्मीद यहां पर आमजन कर रही है। बहरहाल चलिए चर्चा करते हैं, क्योंकि न्यूज रूम से हमारे साथ सहयोगी मौजूद हैं। एसोसिएट एडिटर निर्मल तिवारी जी हमारे साथ हैं, एसोसिएट एडिटर हमारे साथ विमल कोठारी जी, और साथ ही हमारे साथ सीनियर रिपोर्टर दिनेश डांगे जी भी हैं। इसके अलावा हमारे सहयोगी बाहर से भी जुड़ेंगे, कोटा से भंवर चारण हमारे साथ है, और साथ ही जोधपुर से राजीव गौड़ भी हमारे साथ है। राजीव का रुख कर लेते हैं, एक बार रिएक्शन भी ले लेते हैं। राजीव देखिए, लगातार जब से बजट 1 तारीख को आना ये पता है, राजस्थान का 11 तारीख को आना ये भी पता है, और लगातार प्रतिक्रिया लोगों की आती है। अब जबकि आज बजट का दिन है, उम्मीद बहुत ज्यादा है, जोधपुर वासी क्या सोच रहे हैं जरा एक बार वो भी बताइए। देखिए, सबसे आपने एक अच्छी बात कही कि संडे हमेशा फंडे होता है, लेकिन इस बार बजट डे है। और ये भी देखिए कि निर्मला सीतारमण महिला है, घर चलाती हैं, देश चला रही है वित्त के हिसाब से। 9वीं बार जब बजट पेश की, जोधपुर के लोग कैसे बात करें, इस बार का जो बजट आ रहा है आज, क्या आपको उम्मीद उस बजट से है? सर, हमें टैक्स में राहत के लिए बहुत ज़्यादा उम्मीद है, ताकि टैक्स में राहत मिलेगी तो आगे भी, आजकल ऑनलाइन सारे पेमेंट हो रहे हैं तो सारे ट्रांजैक्शन तो आ ही रहे हैं, तो गवर्नमेंट को भी पता चल रहा है कितना टैक्स आ रहा है कितना नहीं आ रहा है। तो टैक्स थोड़ा बढ़ा है तो राहत भी मिले, ये जो ब्लैक धन और वाइट धन वाला है वो इशू भी कम हो जाए। और क्या उम्मीद है? सर, इंडिया विकासशील देश है। पश्चिमी राजस्थान के लिए हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा बजट के अंदर घोषणाएं हों, टैक्स में भी राहत मिले, और सबसे ज़्यादा है कि गृहिणियों पे जो इफेक्ट पड़ता है उसके अंदर भी राहत प्रदान करें। किस तरह की आपको उम्मीद इस बजट से? सर, हमारी उम्मीद तो ये है कि आम आदमी को राहत मिलनी चाहिए, और मूलभूत चीज़ों का जो ढांचा है उसको सरकार जो है वो एजुकेशन हो गया, हेल्थ हो गया, उस पर थोड़ा ध्यान दे और आम आदमी को राहत मिले। हमारी तो यही बजट से अपेक्षा। क्या आपका क्या कहना है? आम आदमी की मूलभूत आवश्यकता है, उनको ध्यान रखे, और युवा रोजगार उससे भी संबंधित। तो आप देखिए कि शिक्षा है, स्वास्थ्य है, बिजली है, किसान है, सिंचाई है, और सबसे बड़ी बात है कि रोजगार। जो पश्चिमी राजस्थान की बात करें, रिफाइनरी प्रोजेक्ट तैयार है, प्रधानमंत्री उद्घाटन करने वाले हैं। पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री की जो है वो सबसे ज्यादा उम्मीद की जा रही है। जो पश्चिमी राजस्थान के अंदर पूर्वी की तरह पेयजल योजना की जो है वो उम्मीद की जा रही है। तो कहीं ना कहीं कई तरह की जो उम्मीदें जो है पश्चिमी राजस्थान के लोगों को। जी बिल्कुल राजीव, बने रहिए हमारे साथ। वापस रुक करेंगे आपका, कोटा का रुक कर लेते हैं। भंवर चारण भी रेजिडेंटर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। भंवर, देखिए कोटा हमेशा सुर्खियों में रहता है, उसकी वजह ओम बिरला भी है, लोकसभा अध्यक्ष है। संसद को किस तरह से पूरी तरह से हैंडल करना और अच्छे से चल सके ये उन पर जिम्मेदारी है। लेकिन जब बजट की बात हो तो अपने क्षेत्र की प्राथमिकता और अपने क्षेत्र से प्यार और लगाव अलग बात रहती है। और बजट में कोटा के लिहाज से भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो केंद्र से अगर राहत मिलती है तो वहां सीधे तौर पर फायदा मिलेगा, और उसमें कहीं ना कहीं क्रेडिट ओम बिरला को जाएगा। ऐसे में यहां की जनता कितनी उम्मीद लगाकर बैठी है? देखिए, कोटा एयरपोर्ट की पहले ही घोषणा हो चुकी है। कोटा श्वेता कोचिंग सिटी है, कोचिंग के साथ बारी बार कम फीस जो 18% टैक्स कोचिंग स्टूडेंट्स को, अभिभावकों को देना पड़ता है, उसमें कुछ रियायत की उम्मीद है। रेलवे कैपेक्स अगर होता है तो कोटा एक बड़ा दिल्ली मुंबई रूट पर पड़ने वाला जंक्शन है, कुछ फायदा कोटा को हो सकता है। कोटा स्टोन का बड़ा काम है, उसको लेकर के देखने को किस तरह की घोषणाएं होती है। लेकिन सबसे पहले आधी आबादी की तरफ आपको लेकर चलने की कोशिश करता हूँ, रसोई से कोशिश करता हूँ कुछ प्रतिक्रियाएं आप तक पहुँचाऊँ। इस बजट से महिलाएं क्या कुछ उम्मीद कर रही है? इस बजट से सरकार से हमारी यही उम्मीद है कि रसोई के जो भी सामान होते हैं,
जो भी दैनिक ज़रूरत के सामान है उन पर थोड़ा टैक्स कम किया जाए। उनकी वजह से आम आदमी का जो बजट है वो बहुत ज़्यादा प्रभावित होता है। और छोटे बच्चों की जो नर्सरी से 8वीं कक्षा तक की जो किताबें हैं उनको कर मुक्त कर देना चाहिए। आप एक युवा भी है, क्या कुछ देख रही हैं बजट? सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि हमारे लिए ये एक प्राउड की बात है कि 9वीं बार महिला इस बजट को पेश कर रही है। मैं ये चाहूँगी कि आर्थिक जो सशक्तिकरण है वो मजबूत हो। जिस तरह से घरेलू जो सामान है उन पर जो लगने वाले टैक्स है, जिस तरह से गैस और अन्य जो दिनचर्या में यूज़ आने वाली चीज़ें हैं उन पर टैक्स कम हो, ताकि महिलाओं का आर्थिक टैक्स कम हो। लेकिन मेरे साथ देश दुनिया के व्यापार के जानकार अशोक माहेश्वरी भी है। माहेश्वरी जी, बजट कैसा होना चाहिए जो भारत को 2047 तक विकसित बना दे? अभी हमारा जो फोकस है स्वदेशी पर्यटन, स्वदेशी उत्पादन और आत्मनिर्भर भारत की ओर बढ़ रहे हैं। जीएसटी में अभी भी कई विसंगतियां हैं। अभी भी हम ये मानते हैं, एक उदाहरण मैं देना चाहता हूँ कि आज होटल और रेस्टोरेंट पे 5% जीएसटी है, जबकि केटरिंग, इवेंट और अपने टेंट पे 18% जीएसटी है। इस तरह की विसंगतियां दूर होना चाहिए। एक स्लैब एक नेशन, आज एक स्लैब लाया जाए। पेट्रोल स्लैब एक नेशन का नारा इस बजट में शायद देखने को मिलेगा, लेकिन टैक्सेशन के लिहाज से बजट से क्या उम्मीद है? टैक्सेशन के लिहाज से यही उम्मीद है कि सरकार को जीएसटी में कुछ सरलीकरण करना चाहिए ताकि व्यापारी ज़्यादा से ज़्यादा सरकार के साथ जुड़े। और अभी कुछ समय से जीएसटी की डिमांडें इतनी बढ़ चुकी है कि व्यापारी अपना जीएसटी नंबर बंद कर रहे हैं। तो इसके लिए एमनेस्टी स्कीम भी आनी चाहिए ताकि जल्दी से जल्दी व्यापारी सरकार के साथ वापस जुड़ सके। टैक्स स्लैब में आपको लगता है कुछ बदलाव की गुंजाइश है, हो सकता है कुछ? बिल्कुल सर, देखिए वर्तमान में जिस स्तर से महंगाई बढ़ रही है तो आम आदमी और जो सैलरी क्लास पर्सन है वो वैसे ही परेशान है। उसके साथ में जो आपका जो इनकम टैक्स का जो भार है वो डबल मार के रूप में होता है। तो मैं यही चाहूँगा कि जो 12 लाख तक नील टैक्स की व्यवस्था है उसे 20 लाख तक बढ़ा कर देना चाहिए। तो देखिए, नील टैक्स 12 लाख से बढ़कर 20 लाख होना चाहिए। लेकिन अशोक जी, ओम बिरला इस वक्त लोकसभा में है, उनका लोकसभा क्षेत्र इस बजट में क्या कुछ देख रहा है, क्या कुछ तलाश कर रहा है? हम तो यही मांग करते हैं कि पर्यटन हब के रूप में हाड़ौती को डेवलप किया जाए। जहाँ जहाँ भी पर्यटन की भरपूर संभावना है स्पेशल रियायत उस क्षेत्र को दिया जाए, एक स्पेशल बजट दिया जाए। क्योंकि हम लोग जो डेस्टिनेशन वेडिंग्स आजकल विदेशों में जाके हो रही है, दूसरी जगह हो रही है, अगर पर्यटन को बढ़ावा दिया जाता है, पर्यटन नगरी के रूप में अगर किसी भी संभाग को स्थापित किया जाता है तो वहाँ की अर्थव्यवस्था और रोजगार को नई दिशा मिलेगी, जो अपने आप में एक देश के विकास के लिए, आत्मनिर्भर भारत के लिए, और जो हम एक मिशन लेके चल रहे हैं कि आने वाले समय में देश की अर्थव्यवस्था तीसरे नंबर पे हम जाना है और अव्वल दर्जे जी। तो देखिए, उम्मीद है इस बजट से कोटा भी बहुत कुछ कर रहा है। श्वेता जी, बिल्कुल बिल्कुल भंवर, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स का जिक्र इन्होंने भी किया कि कैसे थोड़ी थोड़ी चीजें अगर कर ली जाए तो राहत मिल सकती है। वापस आपका रुख करेंगे। देवयानी हमारे साथ जयपुर से जुड़ रहे हैं। देवयानी, अभी जयपुर राइड्स की बात कर रहे हैं, मैराथन में बड़ी तादाद में जयपुर राइड्स शामिल हुए हैं, वहीं पर आप भी मौजूद हैं। जरा बजट को लेकर भी बताइए कि उम्मीद क्या कर रहे हैं ये लोग? जी देखिए, बिल्कुल श्वेता, आज आम बजट पेश होने जा रहा है, तो ऐसे में चाहे युवा वर्ग हो, महिलाएं हो, किसान हो, सभी को यही उम्मीद है कि उन्हें राहत मिले। यहाँ पर भी बड़ी संख्या में आज जयपुराइट्स पहुँचे हैं, तो हम उनसे भी बातचीत करेंगे और जानेंगे, क्योंकि जब बजट आता है तो ऐसे में रहता है सभी को कि वो बात करें। मैम, आज आम बजट पेश हो रहा है तो उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे, क्या उम्मीद है आपको? एक्चुअली मैं थोड़ा नॉर्मल हो जाऊँ पहले थोड़ा। तो देखिए, एक्चुअली सब लोग मैराथन में रन करके आ रहे हैं तो इस वजह से थोड़ा सा माहौल है, लेकिन वही अगर बात बजट की जाए तो सभी को यही उम्मीद है कि बजट में लोगों को महंगाई से राहत मिले, रोजगार की बात हो यहाँ पर। और आज बजट आ रहा है आंटी, आम बजट आज पेश हो रहा है, सरकार आम बजट पेश कर रही है, क्या कहना चाहेंगी? क्योंकि महंगाई को लेकर आप क्या कहना चाहेंगी, कुछ बताइए। सस्ता होना चाहिए जी, सस्ता होना चाहिए जी। सब आप देख रहे हैं महिलाओं के लिए सब सुरक्षा होनी चाहिए और सबको इज्जत मिलनी चाहिए। सही है जी। तो देखिए, और भी लोग हमारे साथ हैं जी। आज आम बजट पेश हो रहा है, क्या उम्मीद आप रख रहे हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे?
आम बजट के बारे में मैं कुछ ज़्यादा नहीं बोलूँगा, मैं रनिंग कॉन्सेप्ट में आऊँ, तो आप मैम से पूछे क्या कहना चाहते हैं, गृहिणी से पूछें। मैं ये कहना चाहूँगी आम बजट के लिए कि इतना अफोर्डेबल होना चाहिए कि एक जनरल पब्लिक अफोर्ड कर सके और अपनी रूटीन की नीड्स को कंप्लीट कर सके और उसके थोड़ा सा आगे बढ़े। ऐसा नहीं कि हमारी रूटीन की नीड्स, जैसे आज हम मैराथन में आए हैं तो इसके भी चार्जेस है तो वो पे कर सके। तो मेरा ये है कि एक स्टेप आगे होना चाहिए, ऐसा बजट होना चाहिए कि अफोर्ड कर सके। चलिए देवयानी, वापस रुक करेंगे आपका। प्रतिक्रिया लगातार आ रही है, इंटरेस्ट भी कईयों को दिख रही है, कई का इंटरेस्ट भी नजर नहीं आ रहा है। हालांकि सीधे तौर पर हर एक से जुड़ा आज का दिन है जब आम बजट पेश हो रहा है। निर्मल जी, आपका रुख करना चाहेंगे। शुरुआत करते हैं, क्योंकि देखिए उम्मीदें सबको अलग अलग सेक्टर की हम बात करें, लेकिन राज्य सरकार के स्तर पर, अगर केंद्र के स्तर पर मैं बात करूं, कई राज्य हैं, ये कहा जा रहा है कि राज्यों को भी बहुत उम्मीद अब केंद्र से है, इसके बाद सब राज्यों का भी बजट आएगा। लेकिन तीसरा ये बजट है, ना पहला दूसरा ना चौथा पांचवा, तीसरा, ये जो बीच का ये बजट होता है उसमें सरकार का कॉन्सेप्ट क्या रहता है? देखिए श्वेता, ये जो दौर होता है स्थिरता का दौर होता है, लेकिन हमको देखना पड़ेगा कि हमारे चारों तरफ की स्थिति क्या है, अंतर्राष्ट्रीय स्थिति क्या है। क्योंकि जो हालात और जरूरत, दो हिसाब से हम बजट को देख सकते हैं। हालात तो ये हैं कि हमको हमारी विदेश नीति पर काम करने की जरूरत है, क्योंकि जिस तरह विदेश नीति में भी खासकर 2 पॉइंट्स की बात करें, सामरिक मजबूती, हमको हमारी अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं सुरक्षित करनी है, क्योंकि जिस तरह के पिछले दिनों जो घटनाक्रम हुए। दूसरा, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, क्योंकि जिस तरह से ट्रंप टैरिफ लगा उसके बाद हमको हमारे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार हमको किस रूप में ले जाना है, किस दिशा में ले जाना है, ताकि हम हमारे देश की, हमारे जनता की हितों का साधन कर सकें। दूसरी बात जरूरतों की, तो जरूरतों में पहली बात तो ये समझना होगा कि ये देश का बजट है, किसी राज्य का बजट नहीं है। तो आम जनता जो छोटी छोटी बातों के लिए अपेक्षा रखती है वो इसमें पूरी नहीं होती है। ये एक पूरा यूनियन बजट है, तो उसको उसी रूप में देखा जाए। जरूरतों की हम बात करते हैं तो इस बजट में एक बात जरूर सब उम्मीदें कर रहे हैं और जिसको लेकर के दिखना भी चाहिए, क्योंकि जब हम विकसित भारत की बात करते हैं तो उसके साथ साथ विकसित राजस्थान की बात करते हैं, हम विकसित बिहार की बात करते हैं, विकसित उत्तर प्रदेश की बात करते हैं, या किसी भी राज्य की। तो इसमें खास बात यह ध्यान रखनी है किस राज्य की यूएसपी क्या है, वहां कौन से ऐसे प्रोजेक्ट हैं जहां से जिनको लेकर के वहां की अर्थव्यवस्था को मजबूत रखा जा सके। क्योंकि राज्य मजबूत रहेंगे, क्योंकि बुनियाद मजबूत रहेगी, राज्य मजबूत रहेंगे तो देश मजबूत रहेगा। तो सबसे बड़ी बात यह है, हम राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो हमारे पास 3 तरह की हम उनके ऊपर काम करने की जरूरत है। सबसे पहला, जिस तरह का अरावली की घटनाक्रम हुआ उसके बाद माइंस पर सोचना होगा, क्योंकि राजस्थान का सबसे बड़ा सर्विस सेक्टर कोई है तो वो माइंस है, जिससे सीधे तौर पर 40 से 45 लाख लोग प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से रोजगार पाते हैं। और सरकार की जो जीडीपी में, उसमें एसजीडीपी जो है स्टेट की, उसमें उसका बहुत बड़ा योगदान है। दूसरा, टूरिज्म सेक्टर। हम अभी तक सिर्फ पर्यटक बढ़ाने की ओर सोचते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर को कैसे बढ़ाया जाए ताकि पर्यटक ज्यादा से ज्यादा राजस्थान में स्टे करे। इसको लेकर के हम केंद्र की तरफ इसलिए देख रहे हैं कि केंद्र प्रसाद योजना हो या स्वदेश दर्शन 3.0 हो, तमाम तरह की जो योजनाएं, कृष्णा सर्किट हो, उन सब में राजस्थान को फोकस करके कुछ इस तरह की योजनाएं लेके आए ताकि राजस्थान की अर्थव्यवस्था ऊपर उठ सके। और तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण कारक है, क्योंकि आज सुबह जिस तरह का घटनाक्रम हुआ, दिन की शुरुआत तो महंगाई के साथ हुई, 49 रुपए 50 पैसे कमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम बढ़ा दिए गए। तो उससे तो पब्लिक, ये इससे सीधा सीधा एक संकेत जा रहा है कि जनता अगर ये सोच रही है कि उसको बहुत ज्यादा राहत मिलेगी इस बजट में, तो उसकी उम्मीद कम है। तो राजस्थान के जो फोकस एरिया है, सबसे बड़ा आपको करना होगा राजस्थान के अंदर माइंस सेक्टर के ऊपर, टूरिज्म सेक्टर पे, और तीसरा जो सबसे बड़ा सेक्टर है जो उम्मीदें जगाता है वो है सोलर, यानी कि सूर्य देव की कृपा राजस्थान के ऊपर बनी हुई है। तो ऐसे में इस सेक्टर को मजबूत करने के लिए केंद्र किस तरह की सब्सिडी योजनाएं सामने लेकर के आता है, कोई दूसरी जैसे कुसुम घर योजना थी या दूसरी तमाम तरह की योजनाएं सामने आई थी, उन योजनाओं को किस तरह से और आगे लेके आता है ताकि राजस्थान को भी मजबूत किया जा सके। ऐसे ही प्रत्येक स्टेट के बारे में सोचना होगा, उत्तर प्रदेश की यूएसपी क्या है, बिहार की क्या है, आंध्र की क्या है, क्योंकि सियासत अपनी जगह है लेकिन जनता को, जनता के संसाधनों को मजबूत करना वो अपनी जगह है। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं श्वेता, यह देश का बजट है, राज्यों का बजट नहीं है। हम 11 तारीख को राजस्थान के बारे में ज्यादा सोचेंगे, लेकिन सोचने वाली बात यह है कि यह पूरा जो बजट है यह निश्चित तौर पर विदेश नीति पर फोकस इस बजट के अंदर रहेगा। अंतरराष्ट्रीय व्यापार को किस तरह से सुदृढ़ किया जाए, कहां इंपोर्ट ड्यूटी घटानी है, कहां एक्सपोर्ट ड्यूटी ज्यादा लगानी है, टैरिफ का मुकाबला कैसे करना है। हमारा जो सबसे बड़ा सेक्टर है जो हमको पैसा देता है वो है पेट्रोलियम, यानी कि पेट्रोल डीजल के ऊपर क्या स्थिति रहनी है, भविष्य उसका क्या होगा, किस तरह की रेट। हर बार का सवाल, हर बार की उम्मीद होती है लेकिन उसमें होता कुछ नहीं है। पेट्रोल डीजल को अलग करके बाकी जो कुछ दिया जा सकता है कोशिश सरकार की रहती है, लेकिन वो पेट्रोल डीजल पर कब कुछ फैसला होगा ये उम्मीद हर बजट में की जाती है। विमल जी, अब देखिए ज्यादातर जिस तरह की प्रतिक्रिया भी आ रही थी, और ये ठीक कहा आपने कि राज्य का बजट नहीं केंद्र का बजट है, लेकिन आम आवाम जो है उसको ये लगता है कि छोटी छोटी जरूरतें हैं वो
उसमें राहत मिल जाए तो ठीक है। अब वो इतना नहीं समझ पाते कि राज्य करेगा इसमें या फिर केंद्र करेगा। लेकिन जीएसटी को लेकर बार बार कहा जाए कि जीएसटी कम कर दी जाए, और जबकि जीएसटी का फैसला तो बजट पे होना नहीं है, वो जीएसटी काउंसिल में होगा। लेकिन कस्टम को लेकर खासतौर से अगर विमल जी सोना चांदी की बात कर लें, एकदम से ऊपर जाके फिर नीचे आना, और इसमें जो चल रहा है तो लोगों की खरीदारी नहीं हो रही है। और ये जो कह सकते हैं कि जो इसका बिजनेस कर रहे हैं सोने चांदी को लेकर, जो ज्वेलर्स है, उनका ये कहना है कि हमें नुकसान इस पे हो रहा है। क्या आपको लगता है कि कस्टम को लेकर कुछ राहत मिल सकती है या इसकी उम्मीद की जा सकती है? बिल्कुल श्वेता जी, जहाँ तक कस्टम्स की बात करें, सरकार ने आमूलचूल रूप से कस्टम्स के जो नियम, कायदे, कानून और प्रक्रियाएं हैं उनमें चेंज करने का मानस बना लिया है। और इस बात की पूरी संभावनाएं हैं कि इस बजट के अंदर कस्टम कानून में बदलाव को लेकर के एक रोड मैप जनता के सामने रखा जाएगा। इस बात की पूरी उम्मीद है। अब कितना रखा जाता है वो बजट घोषणाओं के बाद में पता लगेगा। जहाँ तक ट्रेड एग्रीमेंट्स की बात करें, जैसे निर्मल जी ने भी चर्चा की थी कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर जो व्यापार है, उस व्यापार के ऊपर जो अभी अमेरिका ने 51% का टैरिफ लगाया है, और उस टैरिफ का जवाब देने के लिए भारत सरकार जो कोशिश कर रही है, इसीलिए मतलब इस बात की पूरी संभावनाएं हैं कि इस बजट के अंदर एक्सपोर्ट को बूस्ट देने के लिए सरकार कुछ ना कुछ नया करेगी। अब वो बूस्ट जो एक्सपोर्टर्स हैं उनको फाइनेंशियल मदद के रूप में मिल सकती है, उनको सस्ती ब्याज दरों के ऊपर कर्ज के रूप में मिल सकती है, या फिर जो उन्होंने एक्सपोर्ट किया है उस एक्सपोर्ट के ऊपर किसी सब्सिडी के रूप में मिल सकती है। इस बात की भी संभावनाएं हैं कि जैसे एक समय आयकर कानून के अंदर जो एक्सपोर्टर्स थे उनको 80 HHD की छूट मिलती थी, वो छूट हो सकता है अब सरकार दोबारा एक बार उस पर मंथन करे, उसको दोबारा शुरू कर दे। तो यदि ऐसा कुछ होता है तो निश्चित रूप से जो भारत से एक्सपोर्ट करने वाले लोग हैं, जो अभी अमेरिका की ओर से लगाए गए टैरिफ के कारण परेशान हैं, उनको बड़ी राहत मिलेगी। एक राहत देने की जो दूसरी तैयारी सरकार की ओर से हो रही है वो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के माध्यम से हो रही है। पहला एग्रीमेंट भारत सरकार ने बड़े स्तर के ऊपर जो किया था वो ब्रिटेन के साथ में किया था। उसके बाद में जो नेक्स्ट एग्रीमेंट किया था वो न्यूजीलैंड के साथ में किया। जो थर्ड बड़ा एग्रीमेंट जिसकी बात करें वो बड़ा एग्रीमेंट यूरोपियन यूनियन के साथ में किया है। इससे पहले एक एग्रीमेंट जो बहुत बड़ा एग्रीमेंट था वो यूएई के साथ में किया था, और उसका जो असर हुआ था वो ये हुआ था कि देश का यूएई को होने वाला निर्यात काफ़ी बहुत बड़ा, और उम्मीद ये की जा रही थी कि ये जो निर्यात उस समय जब फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ था उस स्तर से लेके कम से कम 2 से 3 गुना तक हो जाएगा, और उस दिशा में बिल्कुल सही जा रहे हैं। हमने बहुत अच्छा एक्सपोर्ट किया है यूएई के साथ में, जो कंट्रीज जुड़े हुए हैं उनके साथ में। उम्मीद ये भी की जा रही है कि जब यूरोपियन यूनियन के साथ में हाल ही जनवरी के लास्ट वीक में जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है वो जब इम्प्लीमेंट होगा तो जो हमारी संभावनाएं हैं, जो हमारी उम्मीदें हैं, उससे ज़्यादा अच्छा एक्सपोर्ट हम कर पाएंगे, ऐसी उम्मीद है। अब जहाँ तक कस्टम्स कानून की बात करें, आपने सोने चांदी की भी बात की। सोने चांदी से जुड़े हुए जो व्यापारी हैं, जो ट्रेड एसोसिएशंस हैं, जो संगठन हैं, इनकी डिमांड ये है कि वर्तमान में जो सोने और चांदी के ऊपर जो जीएसटी की रेट है वो 3% है, उसको घटा के 1.5% कर दिया जाए, ताकि सोने और चांदी में जो कैश में जो ट्रेड हो रहा है वो कैश का ट्रेड खत्म हो जाए। 1.5% जीएसटी चुकाने में किसी को तकलीफ नहीं होगी, वो चोरी करने की सोचेगा भी नहीं। भले ही आप इसके ऊपर 1.5% जीएसटी यदि कोई नहीं चुकाता है, चोरी करता है, उसके ऊपर हैवी पेनल्टी लगा दी जाए तो निश्चित रूप से कोई चोरी नहीं करेगा। चोरी नहीं करेगा तो जो कैश में बुलियन का जो कारोबार होता है वो कारोबार खत्म हो जाएगा। बिल्कुल विमल जी, क्योंकि ये बहुत ही वास्ट टॉपिक है और हम इस पे चर्चा करेंगे, क्योंकि उम्मीद भी है और कहाँ क्या कुछ हो सकता है ये आम जन के समझने के लिहाज से भी बहुत जरूरी ये चर्चा भी हो जाती है। लेकिन इस बीच अहम तस्वीरें भी दिखाते हैं पूरी बातचीत के लिए भी, और क्योंकि अहम तस्वीरें भी आपको दिखाते हैं। सबकी नजरें दिल्ली पर टिकी हुई है और ये तस्वीरें हैं जब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अब रवाना हो रही हैं यहां से, अपने आवास से वो रवाना हुई हैं। वित्त मंत्रालय भी जाएंगी, राष्ट्रपति भवन भी जाएंगी और उसके बाद संसद भवन पहुंचेंगी, जहां ठीक 11 बजे बजट पेश करेंगे देश का, जो अगले 1 साल के लिए देश की तस्वीर को बदलने की कह सकते हैं एक रूपरेखा होगी। ये अहम तस्वीरें हैं जब रवाना हुई हैं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। नज़र दिल्ली पर भी रहेगी और नज़रें पूरे राजस्थान से आने वाले रिएक्शंस पर भी रहेगी, प्रतिक्रिया पर भी रहेगी। और
चर्चा भी हम लगातार अलग अलग सेक्टर को लेकर भी कर रहे हैं, क्योंकि हमारे साथ एक्सपर्ट्स हैं, हमारे सहयोगी इस साथ में मौजूद हैं। दिनेश डांगे हमारे साथ बने हुए हैं। दिनेश जी, इकोनॉमिक सर्वे का भी जिक्र करेंगे, जब बजट से पहले ये आता है बहुत कुछ तय करता है, और एक बात उसमें जो कही गई कि फ्रीबीज पर लगाम लगानी होगी, और ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसे नोटिस किया गया है कि राज्यों में भी बहुत चीजें मुफ्त 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 दी जाती हैं। एक आम जन की आदत पड़ गई है जिसको उसका लाभ मिलता है और वो काम नहीं करना चाहता है, ये भी कहीं ना कहीं इम्पैक्ट डाल रहा है। आपको क्या लगता है कि इस लिहाज से भी बजट पे कुछ हो सकता है? जी देखिए, आम आदमी तो बजट से तुरंत और बड़ी राहत चाहता है, सबकी ख्वाहिश यही रहती है। लेकिन जो इकोनॉमिक सर्वे पेश हुआ है उससे एक बात ये संकेत मिल रहा है कि लॉन्ग टर्म के उपायों से जुड़ी घोषणाएं यहाँ पर हो सकती है, क्योंकि अभी इस साल 5 राज्य चुनाव है, बंगाल को छोड़कर ऐसा कोई बड़ा स्टेट भी नहीं है जिसको लेकर कोई ये चुनावी या लोक लुभावन घोषणाएं यहाँ पर हो सकती है। तो लॉन्ग टर्म के लिए कह सकते हैं कि यहाँ पर घोषणा हो सकती है। लेकिन अभी सोना चांदी की बातें हो रही थी श्वेता जी, और शादियों का सीजन भी जारी है। हर आदमी सोना चांदी उसको ये जरूरत पड़ती है, खरीदना पड़ती है, लेकिन दोनों के जो कीमत है वो आसमान पर पहुंच चुकी है। तो सबकी निगाहें और सबकी नज़रें इस पर टिकी हुई है कि बजट में सोना चांदी की जो कीमतें हैं वो कम करने के लिए क्या उपाय किए जा सकते हैं। तो अभी जैसे कस्टम ड्यूटी है वो विमल जी 6% है। सबको उम्मीद है, एक्सपर्ट का कहना है कि अगर वो 4% कर दी जाती है तो 10 ग्राम 24 कैरेट के सोने में 3,000 की और प्रति किलो चांदी के अंदर 6,000 रुपए की छूट मिल सकती है। क्योंकि अब अभी आप देख सकते हो 10 ग्राम सोने के भाव 1.5 लाख रुपए और चांदी के करीब 6 लाख 3 लाख 3.5 लाख, माफ कीजिए 3.5 हो चुके हैं। तो ये कहाँ जाके रुकेंगे, और शादियों का सीजन है तो अभी ये बढ़ने ही है। तो सभी इस पर कि क्योंकि अब आम आदमी की खरीद से बाहर हो जा रही है, और कई तरह के इसमें जो हिडन इसमें अपराध है वो भी हो रहे हैं। किस तरह लोग फोन स्विच ऑफ करके भाग गए हैं, खरीदने वाला नहीं मिल रहा, जो जिन्होंने सस्ती खरीद ली अब वो महंगे दामों पर बेच के 2 रुपये कमाना चाहते हैं, लेकिन खरीदार नहीं मिला, कई तरह की। तो ये सबसे हॉट इश्यू रहेगा कि सोने चांदी की कीमतों पर लगाम कसने के लिए आज बजट के पिटारे से क्या निकलता है, क्या कष्ट। लेकिन दिनेश जी, अभी आपने जिक्र भी किया, अक्सर देखा गया कि जब बजट पेश होता है और उस साल जो राज्यों में चुनाव होते हैं विधानसभा के, फोकस उस पर भी होता है। पिछली बार भी हमने देखा कि बिहार फोकस में था बजट में। क्या इस बार भी ऐसा लगता है कि अहम राज्य पश्चिम बंगाल है और ऐसे में कुछ खास वहां के लिए घोषणा की जा सकती है? जी देखिए, बजट और चुनाव और सियासत का हम लिंक निकालें तो 2 राज्यों के लिए मुझे लगता है इस बजट में घोषणाएं हो सकती है। एक तो बंगाल, जिस तरह अग्रेसन के साथ पिछली बार चुनाव लड़ा और काफी विधानसभा सीट बड़ा स्टेट, और दूसरा असम, क्योंकि बाकी जगह बीजेपी के लिए कुछ ज्यादा संभावना है नहीं। केरल, तमिलनाडु में आज तक बीजेपी अपनी सरकार नहीं बना पाई है। पुडुचेरी में एनडीए की गठबंधन की सरकार है, और असम में सरकार फिर कैसे रिपीट हो और ममता दीदी को किस तरह शिकस्त दी जाए। तो असम और बंगाल को लेकर बड़ी घोषणाएं हो सकती है। इसके चाहे वो बड़े लॉन्ग टर्म के प्रोजेक्ट हो, चाहे रेलवे से जुड़े प्रोजेक्ट हो, या कोई नई चीज़ वहाँ पर कल कारखाना स्थापित करना हो। साथ ही हम एक बात करें तो जैसे वंदे भारत ट्रेन की भी कई लोग जो नई ट्रेन चली है कि इस बजट में, क्योंकि आजकल आम और रेल बजट शायद मिक्स कर दिया गया है, तो अलग से है नहीं, सस्ता महंगा जीएसटी काउंसिल होने के बाद उसका रहा नहीं। तो चुनाव के अंदर असम और कह सकते हैं कि बंगाल को लेकर कुछ खास दिया जा सकता है। बिल्कुल ठीक है, क्योंकि ये मौका भी रहता है और एक तरह से वहां की जनता को लगे कि हमारा खास ध्यान रखा गया, तो हमें भी ध्यान रखना है, और चुनाव में तो हर किसी को जीतना ही है। लेकिन निर्मल जी, अभी जिक्र वंदे भारत का भी किया दिनेश जी ने, ये बात खास है। देखिए, क्योंकि पहले होता था जब रेलवे का बजट अलग आता था तो एक एक ट्रेन, एक एक रूट का जिक्र होता था कि यहाँ से यहाँ इतनी ट्रेनें, यहाँ से। अभी रेल बजट में रेलवे के लिए जो दिया जाता है वो बस एक ओवरऑल बजट के साथ ही आगे हम बढ़ जाते हैं दूसरे मुद्दे पर। बहुत ही सिमट कर रह गया है रेलवे बजट। लेकिन इस बार कहा जा रहा है कि अमृत भारत, वंदे भारत, इनकी संख्या बढ़ाई जा सकती है ट्रेनों के मध्य। इस पर मैं आपसे जवाब लूं, लेकिन इस बीच अहम तस्वीरें भी लगातार हम दिखा रहे हैं। जैसे कि हमने कहा भी था, अब आवास से निकलकर वित्त मंत्रालय पहुंच चुकी हैं निर्मला सीतारमण। जिस तरह के एक कह सकते हैं कि यहीं बैठकर पूरी टीम जिसने बजट तैयार किया, और इसके बाद आज वो दिन जब बजट पेश करेंगे निर्मला सीतारमण, और यहीं से शुरुआत होती है। वित्त मंत्रालय में भी फोटो सेशन होगा, और इसके बाद यहाँ से राष्ट्रपति भवन जाएंगी।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण उसके बाद संसद भवन पहुंचेंगी। तस्वीरें भी हम लगातार पहुंचा रहे हैं। लेकिन निर्मल जी, मेरा सवाल यही था कि अमृत भारत वंदे भारत ट्रेन की संख्या बढ़ाने की बात की जा रही है, लेकिन एक बात है, हम एक तरफ तो बहुत स्पीड में जा रहे हैं, कम समय में दूरी को तय कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ जो रूटीन में ट्रेनें चल रही हैं उसमें आम जन को रिजर्वेशन ही नहीं मिल पा रहा है। रिजर्वेशन की इतनी दिक्कतें हैं, ट्रेनों की ऐसा लगता है संख्या कम है। क्या आपको लगता है कि ये फोकस में रहेगा और इस लिहाज से ही ये जरूरी है और इसकी भरपाई ये वंदे भारत और अमृत भारत ट्रेन कर सकेंगे? देखिए श्वेता, एक तकनीकी तौर पर एक बात को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कि जब इसको बजट को मिक्स किया गया था, रेल बजट को और आम बजट को, तो उसके पीछे अवधारणा यही थी, पहले राजनीतिक मांगों के आधार पर ट्रेन चला दी जाती थी, चाहे ट्रेन फिजिबल हो या ना हो, उसमें यात्री भार नहीं मिलता था, तो ऑपरेटिंग रेशो जो है रेलवे का गड़बड़ा जाता था। तो ये तो अच्छा किया था कि बजट को उसमें मिक्स कर दिया। तो अब सियासत के आधार पर ट्रेन नहीं दी जाती, अब जरूरत के आधार पर ट्रेन दी जाती है। खास बात यह है तकनीकी तौर पर समझने वाली, जैसा मैंने पहले कहा कि अगर हम जयपुर रेलवे स्टेशन की बात करें, उसका अंतर्राष्ट्रीयकरण हमने कर दिया, 7 प्लेटफॉर्म यहाँ हैं, लेकिन क्या कैरिंग कैपेसिटी उसकी बढ़ी है? यानी 80 ट्रेन से ज्यादा हम 24 घंटे के अंदर उसकी कैरिंग कैपेसिटी जयपुर स्टेशन की भी नहीं है, क्योंकि कोई ट्रेन ओरिजिनेट जहां से होती है और टर्मिनेट जिस स्टेशन पे होती है उसके बीच में उसका मेंटेनेंस आपको करना होता है, उसके अंदर 4 से 6 घंटे लगते हैं। ट्रेन की सफाई भी होगी, बारीकी से एक एक चीज चेक होगी, उसका एक कोच चेक होगा। तो ट्रेनों की संख्या बढ़ाई जाएगी और बढ़ानी चाहिए भी नहीं, बढ़ाई जाएगी भी नहीं और बढ़ानी चाहिए भी नहीं, उसमें सुविधा बढ़ाने की बात है। क्योंकि रेलवे की बेसिकली जो पैसेंजर सर्विस है वो एक तरह से चैरिटी सर्विस है, क्योंकि रेलवे को पैसेंजर सर्विस से कोई बहुत ज्यादा रेवेन्यू मिलता नहीं है, बल्कि उसको उससे घाटा हो रहा है, जबकि फ्रेट से उसको रेवेन्यू मिलता है। तो डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर की हम बात कर रहे हैं, तो उसको और ज्यादा सशक्त बनाया जाए, वहां ज्यादा से ज्यादा डबल स्टेक कंटेनर ट्रेन चलाई जाए, तो उससे तो ट्रेन उसको रेलवे को फायदा होता है। लेकिन हाँ, अमृत भारत या वंदे भारत की हम बात करें तो निश्चित तौर पर इस तरह की सुविधाजनक ट्रेन, हाई स्पीड कॉरिडोर जिसको हम बनाने की बात कर रहे हैं, जिसमें हम बुलेट ट्रेन चलाने की भी बात कर रहे हैं, जिसमें सक्सेसफुल जिसका अभी किया भी गया है जिसका परीक्षण, तो निश्चित तौर पर एलएचबी कोचेस की संख्या बढ़ाई जाए। साथ ही साथ वंदे भारत जो आम जो ट्रेन है उससे वंदे भारत, क्योंकि आदमी की जो पेइंग कैपेसिटी है आम आदमी की वो बढ़ चुकी है, पहले वाली स्थिति नहीं है। क्योंकि आपने ध्यान दो श्वेता, देश के अंदर आज भी क्या है कि हम 2 तरह की भावनात्मक चीजें हम देखने को मिलती है। एक तो भगवान के प्रति हमारी जो भावना है और राष्ट्र के प्रति जो भावना है। तो ऐसे में मोदी सरकार इस बात को बिल्कुल निश्चित तौर पर समझती है कि आम आदमी की नब्ज को पकड़ चुकी है। पेट्रोल डीजल के भाव की आज कोई बात नहीं करता, रसोई गैस के दाम बढ़े उसकी कोई बात नहीं करता, क्योंकि वो लोग उसको स्वीकार कर चुके हैं कि हाँ इसी पैटर्न पे हमको चलना है। तो सरकार को भी इस बात का मालूम है, इसलिए सरकार को इस दिशा में सोचना होगा कि वंदे भारत की संख्या निश्चित तौर पर बढ़ानी चाहिए, क्योंकि आज समय की कीमत बहुत ज्यादा है। क्योंकि लोग, जैसे मैंने कहा, पेइंग कैपेसिटी बढ़ गई तो लोग फ्लाइट को ज्यादा प्रेफर करने लगे, तो ट्रेन की प्रासंगिकता बनी रहे, हाई स्पीड कॉरिडोर के उसमें बने, जनता को ज्यादा से ज्यादा सुविधा उसके अंदर मिले, तो निश्चित तौर पर वंदे भारत की संख्या बढ़ सकती है। कुछ नई अमृत भारत ट्रेनों की हम बात कर रहे हैं वो हो सकती है, कुछ नए हाई स्पीड कॉरिडोर। वेटिंग लिस्ट जो बहुत लंबी है उस पर कुछ कंट्रोल या नियंत्रण हो पाएगा? देखिए, वेटिंग लिस्ट की जहां तक बात है तो निश्चित तौर पर संसाधन बढ़े हैं, तो ट्रेनों की संख्या तो इसलिए नहीं बढ़ेगी कितनी वेटिंग लिस्ट बढ़ जाए, क्योंकि मैंने जैसा कहा कि मेंटेनेंस हम कहां करेंगे उनका, जगह जगह आप मेंटेनेंस डिपो नहीं खोल सकते, जगह जगह नए स्टॉपेज नहीं बना सकते, क्योंकि एक तरफ तो हाई स्पीड की हम बात करें, दूसरी तरफ नए स्टॉपेजेस की बात करें। जैसे पहले सियासत में होता था कि फलाने सांसद ने कहा या विधायक ने कहा मेरे यहाँ ट्रेन रुकनी चाहिए, ट्रेन रुक गई, क्योंकि ट्रेन जहां एक जगह रुकती है तो 4,500 रुपए से ज्यादा का उसका खर्चा आता है। अगर इतना टिकट नहीं बिकता तो निश्चित तौर पर रेलवे को नुकसान होता है। तो सुविधाएं बढ़ाई जाएंगी, ये बात तय है। वंदे भारत कुछ नई सामने आ सकती है, अमृत भारत कुछ नई सामने आ सकती है, हाई स्पीड रेल कॉरिडोर की कुछ नई योजनाएं सामने आ सकती हैं, और सबसे बड़ी बात कि फ्रेट का जो डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर जिसकी हम बात करते हैं डीएफसीसीआई की, उसको हम किस तरह से और प्रासंगिक बनाएं, ज्यादा से ज्यादा फ्रेट उसके ऊपर शिफ्ट हो ताकि रेवेन्यू भी बढ़े, और आम आदमी का जो एक व्यापारी जो अपना फ्रेट को सुरक्षित और कम कीमत पर भेजना चाहता है, रेलवे उन सुविधाओं को किस तरह से बढ़ाए। क्योंकि ये भी एक बहुत बड़ा है, हम एक तरफ अंतर्राष्ट्रीय ट्रेड की बात कर रहे हैं, लेकिन हमको हमारा अंदर का यानी घरेलू ट्रेड भी सुधारना होगा। उसमें डीएफसीसीआई का बहुत बड़ा योगदान है, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का बहुत बड़ा योगदान है, और रिफाइनरी जैसे प्रोजेक्ट्स का भी, क्योंकि उनके साथ साथ जैसे नई साइडिंग्स बनती हैं, नए डंपिंग स्टेशंस बनते हैं, तो निश्चित तौर पर 2 तरफा विकास होता है। तो इस दिशा में जरूर निश्चित तौर पर ऐसा लगता है कि इस दिशा में राहत जरूर जनता को मिल सकती है, सीधी राहत न मिलकर ट्रेड के अंदर राहत मिले। सीनियर सिटीजन भी उम्मीद कर रहा है कि जो पहले उसको रियायत थी 2020 के पहले यानी कोविड के पहले जब 50% कंसेशन मिलता था टिकट्स में, वो शायद शुरू किया जा सके। तो ऐसा लगता है कि क्योंकि आपने भी जिक्र किया और है भी कि रेवेन्यू उतना ज्यादा है नहीं, प्रॉफिट ट्रेन से उतना होता नहीं है। इसमें मैं एक बात जरूर ऐड कर दूं कि जो सुविधाएं पहले मिलती थी, मैं तो एक बींगे पत्रकार भी बात करूं, पत्रकारों की सुविधा रेलवे ने बंद कर दी, जिस तरह से एक अधिसूकृत पत्रकार को सुविधाएं मिलती थी, तमाम दूसरी रियायतें थे वो बंद कर दी। अब तो हेडक्वार्टर कोटा जो होता है, इमरजेंसी कोटा जिसको बोलते हैं, वो भी बहुत संकीर्ण कर दिया गया है। तो बहुत ज्यादा राहत किसी सीनियर सिटीजन को किसी को मिलेगी बहुत कम है, उसकी उम्मीद कम है। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि कहीं ना कहीं इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने में, हाई स्पीड कॉरिडोर बनाने की दिशा में काम जरूर, इसमें कोई ना कोई योजना है, प्रावधान इसके अंदर सामने। चलिए चर्चा मैं भी जोड़ना चाहूंगा, जैसे निर्मल जी ने कहा सुविधाएं बंद कर दी, लेकिन जनता के ऊपर जो सबसे बड़ा भार है वो टिकट कैंसिलेशन
का है। आज जो टिकट कैंसिलेशन होता है उसके मैं पीछे एक आंकड़ा देख रहा था जिसके अंदर करीब 1800 करोड़ रुपए के आसपास तो हर महीने का रेलवे को टिकट कैंसिलेशन का मिलता है। इसी में टिकट जो बनता है उसके ऊपर जीएसटी सर्विस रेलवे चार्ज करता है। जब आपने कस्टमर को सर्विस ही नहीं दी तो भैया जीएसटी सर्विस किस बात का ले रहे हो, वो भी तो दो वापस। सर आत्मनिर्भर भारत की बात कर रहे हैं हम, अब तो ईवी को ज्यादा और प्रमोट करने की जरूरत है, जैसा नितिन गडकरी कह चुके हैं, मोदी जी कर चुके हैं, तो सब कह रहे हैं कि सब अपने साधन का इस्तेमाल करो, साधनों का इस्तेमाल। कॉमन मैन की बात करें, आम आदमी की बात करें, जब टिकट कैंसिलेशन लग रहा है उसके ऊपर जीएसटी वसूला जा रहा है, जब आपने सर्विस ही नहीं दी तो फिर भैया जीएसटी किस बात का ले रहे हो, वापस दीजिए सर, जनता को तो लौटा हुआ। श्वेता जी 3 पॉइंट और है। एक सोशल मीडिया का जो इस्तेमाल है आम हो खास सबके, सोशल मीडिया को लेकर क्या कोई पॉलिसी इस बजट में आ सकती है? किस तरह के जो आज इसका मिसयूज हो रहा है इसको लेकर भी चर्चा है, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी के कार्यकाल में कोई भी हो एक सरप्राइजिंग इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मैं इस पर बिल्कुल आपसे और भी चर्चा करूंगी क्योंकि